अगर आप ये सोचते हैं कि परीक्षा का समय बहुत कम है, परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है ग्रेड फर्स्ट और सेकंड की, और मैं सारी चीज़ें एक साथ है जो याद कर लूँ, सब चीज़ें हैं जो एक साथ पढ़ लूँ फटाफट तरीके से, तो ये असंभव है साहब। धीरे धीरे चीज़ों को करते चलिए, एक एक चीज़ पढ़ते चलिए, बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे से क्लियर होती चलेगी। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। आज से नया बिंदु हम प्रारंभ कर रहे हैं। ग्रेड फर्स्ट है तो जो भी कहानियाँ जुड़ी है वो सभी हमने कर ली है, और आज से बिहारी रत्नाकर जो जुड़ा हुआ है, संपादक जिसके जगन्नाथ दास रत्नाकर साहब, जो ये टीका है जो कि ग्रेड फर्स्ट में भी है और ग्रेड सेकंड में भी है। ग्रेड फर्स्ट में इसके प्रथम जो 25 दोहे हैं वो हैं, और ग्रेड सेकंड की मैं बात करूं तो ग्रेड सेकंड के अंदर इसके प्रथम 20 दोहे हैं। यानी ग्रेड फर्स्ट और सेकंड दोनों के अंदर बिहारी रत्नाकर जिसके संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर है उसके दोहे आपको देखने होंगे। तो ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझाता चलूँगा। वीडियो को लाइक कर दें, आप शेयर कर दें सभी दोस्तों के साथ जो भी ग्रेड फर्स्ट और सेकंड की तैयारी करें, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क रूप से है जो तैयारी करवाई जा रही, तो उनको भी इसका लाभ मिले। और पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, पास में घंटी वाला जो निशान उस पर क्लिक कर लेना, और ऑल लिखा हुआ आएगा उस पर क्लिक कर लेना, हर वीडियो की सूचना मिलते रहे। टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम अपने कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 6400 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर मैं सवाल वगैरह और सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। ठीक है, ये तो सामान्य सी बात। अब प्रारंभ करते हैं। बिहारी रत्नाकर जो है, तो पहला सवाल तो यही पूछ लिया जाएगा आपसे, क्या बिहारी रत्नाकर के संपादक, हालांकि सामान्य प्रश्न है लेकिन पूछा जा सकता है, संपादक कौन? जगन्नाथ दास रत्नाकर साहब। हो गई बात। चलिए, अब बिहारी रत्नाकर जो लिखा गया है पूरा का पूरा जो बिहारी के विषय में है, तो बिहारी जी का और ग्रेड फर्स्ट के अंदर भी शामिल किया गया है, तो इनका हमें परिचय बहुत अच्छे से देखना होगा साहब। बिहारी रत्नाकर के दोहे तो देखेंगे हम, लेकिन परिचय आपको जो बहुत अच्छे से देखना होगा, इनके विषय में किसने क्या कहा, छोटी छोटी बातें वो भी महत्वपूर्ण रखती है। तो कवि बिहारी का जीवन परिचय नोट करते चलिएगा साहब। जन्म होता है इनका, जन्म होता है 1595 में। कब होता है जन्म? 1595, 1595 के अंदर। और कहाँ होता है? ग्वालियर में होता है। ठीक है, बिहारी साहब का जन्म 1595 में होता है ग्वालियर में। अगर आपको ये पूछ लिया जाए, अगर संवत पूछ लिया जाए, क्या संवत पूछ लिया जाए, तो आप क्या करोगे फिर? तो वहां पर आप कर दोगे क्या साहब? 1652। क्या कर दोगे? 1652। ठीक है, ये तो हो गई इनके जन्म और जन्म स्थान की बात। जाति की हम बात करें, बिहारी साहब के जाति की अगर हम बात करें, तो जाति से ये माथुर चौबे थे। क्या थे? माथुर चौबे। जाति से क्या थे साहब? माथुर चौबे थे। ठीक है, पिताजी का नाम केशव राय मिलता है। पिता कौन थे? केशव राय। लिखावट में मत जाइएगा, जल्दी जल्दी आपको मैं लिखवा रहा हूँ कि आपका समझ आए। पिता कौन? केशव राय। जन्म 1595 में ग्वालियर में, जाति माथुर चौबे, और पिता का नाम केशव राय। ठीक है, और जब बिहारी 8 वर्ष के थे, कितने वर्ष के? 8 वर्ष के थे, तो इनके पिताजी जो थे इन्हें ओरछा लेकर आ गए थे। कहाँ पर? ओरछा के यहाँ पर है जो लेके आ गए थे। और ये एक तरीके से इनकी जो पिता का नाम है जो केशव राय है, जो महाकवि हुए हैं अपने केशव दास, उससे अलग है, वो नहीं है, ध्यान में रखना आप। केशव दास से क्या है? भिन्न है। इनके पिता जो थे वो निम्बार्क संप्रदाय के महंत जो थे नरहरिदास, निम्बार्क संप्रदाय के जो महंत थे नरहरिदास, उनके शिष्य थे कौन? इनके पिताजी। ठीक है, और इनका जो ज़्यादातर बचपन है वो बुंदेलखंड में बीता। और इनके गुरु का नाम पूछ लिया जाए, गुरु के नाम की अगर बात आए इनके कि बिहारी के गुरु, तो वो आपको ध्यान में रखना है, जो उनके थे वही थे इनके माफ़ कीजिए,
गुरु का नाम आ जाए तो आपको लिखना है साहब नर हरिदास, नर हरिदास। ठीक है, नर हरिदास। वैसे अलग अलग लोग कुछ अलग अलग बताते रहते हैं, लेकिन नर हरिदास आप गुरु का नाम ध्यान में रखना। और इनके विषय में एक दोहा भी प्रचलित है। कौन सा दोहा? ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा, आपने सुना भी होगा इनके जन्म और निधन के विषय में कि जन्म ग्वालियर जानिए बुंदेल खंड बुंदेले लाल, खंड बुंदेले बाल, मतलब जो बचपन था इनका वो बुंदेलखंड में ज़्यादा बीता। तो जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, और तरुणाई आई सुगर मथुरा बसी ससुराल। तो ये युवावस्था में क्या ससुराल मथुरा में बीता था इनका युवावस्था। कहाँ पर बीता था? मथुरा के अंदर साहब। ठीक है, यह बात हो गई। एक घटना इनके जो मिलती है इनके जीवन से जुड़ी हुई, जो जयपुर के नरेश थे, ये घटना बहुत विशेष है और यहाँ से सवाल कई बार पूछा गया है। जयपुर के नरेश कौन थे? मिर्ज़ा राजा जय सिंह। आपको इस घटना के विषय में पता होगा। मिर्ज़ा राजा जय सिंह जो थे, मिर्ज़ा राजा जयपुर के जो नरेश थे मिर्ज़ा राजा जय सिंह, ये अपनी क्या जो रानी थी, अपनी जो रानी से इतना अतिशय प्रेम करते थे, या यूं कहें कि प्रेम में बहुत सराबोर थे, डूबे हुए थे, महल से बाहर ही नहीं निकलते थे। जो जय सिंह था ये क्या महल से बाहर ये जो नहीं निकलते थे। ठीक है, और राजकाज का राज प्रशासन कोई ध्यान नहीं रखते थे। तो मंत्री वगैरह जो इनके प्रशासन के थे, जो राजा के मंत्री वगैरह होते हैं, वो बड़े परेशान हो गए कि इसी तरह ये काम चलता रहा, ऐसे राजा साहब अपने जय सिंह साहब ये जो रानी है इन्हीं के प्रेम में डूबे रहे, बिल्कुल आसक्त रहे, और महल के प्रशासन में ध्यान नहीं दिया तो फिर सारी व्यवस्था चौपट हो जाएगी। और किसी की भी राजा को कहने की हिम्मत नहीं होती थी। तो बिहारी ने इस काम का जिम्मा जो अपने ऊपर लिया कि मैं देखूंगा साहब। तो उन्होंने एक दोहा लिखा, किसके लिए? अपने जय सिंह साहब के लिए। और दोहा क्या लिखा? दोहा लिखा साहब कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु। ये आपने पढ़ा होगा। क्या लिखा? कि नहीं पराग। ये पूछा जा सकता है किसके विषय में लिखा गया था, या कौन सा दोहा? मिर्ज़ा राजा जय सिंह जब रानी के प्रेम में आसक्त थे तो कौन सा? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, और नहीं विकास यही काल। नहीं विकास यही काल, नहीं विकास यही काल, और अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। आप तो इतना ही ध्यान में रखना, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, और अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। कि राजा इस तरीके से इसी काम में चक्कर में पड़ा रहा, अली कली के चक्कर में बंधा रहा, तो आगे कौन हवाल, आगे कौन है जो संभालेगा यहीं के सिस्टम को। ऐसा तो विकास है जो होना जना नहीं है। तो इस दोहे ने क्या किया, राजा पर है जो एक तरीके से मंत्र कर दिया, मंत्र मुग्ध कर दिया राजा को। और राजा हो गया साहब बहुत प्रभावित कि वाह 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 बिहारी, क्या लिख दिया, कमाल लिख दिया तूने। तो राजा अपने मिर्ज़ा राजा जय सिंह साहब प्रसिद्ध वो फिदा हो गए इस बिहारी के इस दोहे के ऊपर, और रानी के प्रेम पाश से जो मुक्त हो गए, और मुक्त होकर फिर क्या राजकाज वापस से जो संभालने लग गए। एक दोहा टिकाए नहीं बिहारी साहब ने, और राजकाज संभालने लगे, लाइन पे आ गए साहब। और बिहारी की इसी कुशलता को देखते हुए, बिहारी की जो काव्य कुशलता उसको देखते राजा इतना प्रभावित हुए मिर्ज़ा राजा जय सिंह, और उन्हें बिहारी से कहा कि दोहे रचो तुम, और प्रत्येक दोहे पर तुम्हें, प्रत्येक दोहे पर, या यूं कहें कि प्रति दोहे के ऊपर क्या मिलेगा, एक स्वर्ण मुद्रा मिलेगी। अब और क्या चाहिए था? प्रशंसा तो प्रशंसा हो गई, राजा के लिए विशिष्ट बन गए, और कि एक दोहे रचो तुम, और हर एक दोहे के ऊपर तुम्हें क्या मिलेगी, एक स्वर्ण मुद्रा है जो वो मिलेगी साहब। ये वचन दे दिया। और बिहारी जो है जयपुर नरेश के दरबार में रहकर क्या करने लगे, काव्य रचना है जो करने लगे। ठीक है, ये हो गई बात। आगे भी इनकी रचना की बात करते हैं। रचना कौन सी? देखिए, आपको लग सकता है कि गुरुजी ये तो हमें पता है, जबरदस्ती ये जो ज्ञान पहले जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप आसानी से समझते चलोगे
तो कड़ियाँ हैं जो जुड़ती जाएगी, ये सारी चीज़ें मस्तिष्क में बैठती जाएगी। रचना कौन सी लिखी? रचना लिखी साहब बिहारी सतसई। आज हम इनके जो बिहारी साहब का जीवन परिचय है उसको अच्छे से देख लेंगे, और कल की क्लासेज में बिहारी रत्नाकर की जो ये आगे दोहे हैं उनको देखेंगे। तो बिहारी साहब का जो रचना थी वो थी बिहारी सतसई, और बहुत प्रसिद्ध है, या यूँ कहें सप्त शती। ठीक है, बिहारी सतसई। इसमें कितने दोहे हैं? 719 दोहे हैं जो संकलित हैं, और यह है क्या है? एक मुक्त काव्य है। यह सवाल भी पूछा गया है, बहुत बार ध्यान में रखिएगा। मुक्त काव्य है बिहारी सतसई, 719 दोहे मिलते हैं साहब, और कुछ कुछ दोहे संदिग्ध भी माने जाते हैं, लेकिन बाकी सब बहुत पढ़ने में, गायन में भी बिल्कुल सटीक है, सुंदर है, सराहनीय है। भाषा की हम बात करें तो सतसई में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है साहब। भाषा की अगर हम बात करें, अगर भाषा भी पूछ ली जाए तो कौन सी भाषा? ब्रज भाषा। अगर लाइक शेयर नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेड फर्स्ट और सेकंड का बिल्कुल निःशुल्क रूप से पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है, तो जुड़े रहें आप और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। ब्रज भाषा हुआ है क्योंकि ब्रज भाषा जो थी उस समय उत्तर भारतीय एक सर्वमान्य भाषा थी एक तरीके से, और लोगों को ग्राह्य काव्य भाषा थी, एक दिन लोगों को ग्रहण करने वाली थी। तो इसका प्रचार प्रसार इतना हो चुका था कि इसकी जो लिखने की जो लैंग्वेज थी इन्होंने ब्रज भाषा है जो रखी साहब। ठीक है, अब सतसई के विषय में आप ये चीज़ ध्यान में रखना। अब देखिए, आप बोलोगे बिहारी रत्नाकर का चक्कर चल रहा है, यहाँ पर इनके परिचय को इतना क्यों बताया जा रहा है? लेकिन फर्स्ट ग्रेड का मामला है, सेकंड ग्रेड का मामला है, तो सवाल तो कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रसिद्ध इनकी एक ही रचना है, ये बिहारी सतसई। तो बिहारी सतसई है, इसके तीन मुख्य जो भाग हैं वो 3 भाग हैं। तो सतसई को कितने मुख्यतया 3 भागों के अंदर क्या किया गया? विभक्त किया, या विभक्त कर सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं 3 भागों में। क्या क्या? जो पहले दोहे मिलते हैं इनके, वो मिलते हैं अपने नीति विषयक। क्या मिलते हैं? नीति विषयक। और आगे क्या मिलते हैं? भक्ति विषयक। और तीसरे मिलते हैं आध्यात्म विषयक, भक्ति और आध्यात्म विषयक, और तीसरे मिलते हैं श्रृंगार परक। तो नीति विषयक हो गए, भक्ति वाले हो गए, और हो गए अपने क्या तीसरे कौन से हो गए? श्रृंगार परक। ठीक है, ये देखिए नीति विषयक और भक्ति और आध्यात्म भावपरक हो गए, और तीसरा श्रृंगार परक। और इसमें भी जो श्रृंगार वाला पोर्शन है वो क्या है? अधिक देखने को मिलता है। और जो श्रृंगार वाला पोर्शन है, श्रृंगार तत्व वाला, नायक नायिका भेद वाला, वो हमें जो यहाँ पर जो रत्नाकर के दोहे हैं इनके अंदर आपको प्रचुर मात्रा में जो देखने को मिलेगा, और हम आगे दोहों के अंदर वो देखेंगे। तो ये इनका मोटा मोटा परिचय है। और ऐसे भी कहा जाता है कि जो यहाँ पर मिर्जा राजा के जो पुत्र थे राम सिंह, उसकी विद्या का जो आरंभ है वो भी बिहारी से ही करवाया था, फिर इतने प्रभावित हो गए थे। इनकी अनेक टीकाएँ लिखी गई बिहारी सतसई के ऊपर, जिनमें जो प्रसिद्ध है लगभग 54 टीकाएँ प्राप्त हुई है। अगर बिहारी सतसई पर लगभग आपको पूछे कितनी टीकाएँ लिखी गई है तो 54 टीकाएँ मिलती है। उनमें जो प्रसिद्ध है वो अपने बिहारी रत्नाकर संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर साहब वाली, ये एक अंतिम टीका है और बहुत सुंदर भी बताई जाती है। ठीक है, इसका अनुवाद सतसई का जो अनुवाद है संस्कृत में भी, उर्दू फारसी में भी हुआ है। इनकी जो दोहों के बारे में, बिहारी के दोहों के बारे में ये भी पंक्तियाँ प्रसिद्ध आपने सुनी होगी कि सतसैया के दोहे जो नाविक के तीर, और देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। इस प्रकार से भी इसकी इस रूप में प्रशंसा है जो की गई है साहब। अगर हम बात करें इनकी काव्यगत विशेषताओं की तो ये पंक्तियाँ भी देखने को मिलता है। ये आपको एक संयोग का उदाहरण है कि बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, और सोह करे बहुनु से देन कहे नटी जाए। इस प्रकार से कविता का जो मुख्य विषय श्रृंगार ज़्यादा देखने को मिला। और उपासक की बात कर ले, बिहारी किसके उपासक देखने को मिलते, तो ये ऐसा देखा जाता है कि कृष्ण उपासक देखने को मिले हैं हमें। किसके? कृष्ण के उपासक। तो ये था इनका मोटा मोटा परिचय।
अगर परीक्षा के अंदर पूछा जाए तो इतनी चीज़ें हैं जो ध्यान में आप रखिएगा साहब। भाषा की हमने बात बताई दी, ब्रज भाषा, और इनकी आगे हम बात करें तो शैली, 3 प्रकार के शैलियों का दोहों का प्रयोग इन्होंने माधुर्यपूर्ण व्यंजना प्रधान शैली वियोग के दोहों में, प्रसाद गुण का प्रयोग किया है भक्ति और नीति के दोहों में। तो ध्यान में रखना, भक्ति और नीति के दोहों में प्रसाद गुण का किया इन्होंने, प्रसाद का, ठीक है, भक्ति और नीति वाले में। और बात करें हम रस की तो इसके अंदर शांत, हास्य, करुण, इन सब का रसों का जो है मेल मिलता है। और ज़्यादातर रूप से तो दोहा छंदी है और कहीं कहीं सोरठा की छवि भी देखने को मिल जाती है साहब। और ये थे तो कमाल के ही, क्योंकि अलंकारों का प्रयोग करते हुए इस तरीके से बिल्कुल गुथा है कि खोपड़ी के अंदर, मस्तिष्क के अंदर बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाए इनकी पंक्तियों के अंदर। वीडियो अच्छा लगा, परिचय हुआ अपना पूर्ण इनका, ये मोटा मोटा परिचय था और आपको आइडिया हो गया होगा कि बिहारी रत्नाकर हम पढ़ने जा रहे हैं। ग्रेड फर्स्ट के अंदर तो 25 दोहे हैं प्रथम इसके, और सेकंड ग्रेड के अंदर 20 है। तो ये परिचय देख लिया। कल से हम इनके दोहे जो पढ़ने प्रारंभ करेंगे। पहला जो दोहा है इनका, मेरी बहु बादा हरो राधा नागरी सोई, और जहाँ तन की झाई परे श्याम हरित दूती होई। इस दोहे से भी कई बार सवाल पूछा गया है। तो ये इस प्रकार से दोहे देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप शेयर कर दीजिए। पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ो, क्योंकि यहाँ पर निःशुल्क रूप से ग्रेड फर्स्ट और सेकंड की आपको तैयारी करवाई जा रही है। अगर धीरे धीरे चले तो भी आपकी मस्तिष्क में चीज़ें छप जाएगी। जल्दी जल्दी चलकर चीज़ें याद नहीं और कंप्लीट कर ले सिलेबस, उसका क्या फ़ायदा। इससे अच्छा है कि आराम आराम से चले और मस्तिष्क में चीज़ों को बिठाते समझते हुए चले। मेरे साथ पढ़ लिया, लिख लिया, कल की क्लास होगी जिसमें हम दोहे प्रारंभ करेंगे, उससे पहले ये रिवीजन और कर लिया, तो आपकी चीज़ें इस तरीके से परमानेंट पुख्ता है जो होती जाएगी। जय हिंद, फिर मिलता।